वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 46 और 46 पेज के ऊपर अंतिम नीचे से तीसरी पंक्ति है, अर्थात 3 नंबर का शीर्षक शब्द की शक्ति वृत्ति का कथन। तो बात यह चल रही थी कि शब्द प्रमाण से शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है और वह शाब्दी प्रमा 2 प्रकार की बताई थी, एक लौकिक वाक्यजन्य और दूसरी वैदिक वाक्यजन्य। और उसके भी पहले 2 भेद मुख्य हुए थे शाब्दी प्रमा के, 2 भेद, एक व्यवहारिक शाब्दी प्रमा और दूसरी पारमार्थिक शाब्दी प्रमा। उसमें से व्यवहारिक शाब्दी प्रमा के पुनः 2 भेद, लौकिक वाक्यजन्य वैदिक वाक्यजन्य। नीलोघट इत्यादि लौकिक वाक्य और वज्रहस्त पुरंदर इत्यादि वैदिक वाक्य। ये सब बात बता दी। फिर पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, उन सभी बातों का विचार हुआ। और फिर शाब्दी प्रमा का क्या प्रकार है वो भी बात बता दी कि शब्दों को वाक्यों को हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद उन पदों का साक्षात्कार हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर उन पदों से पदार्थ की स्मृति होती है, बराबर। फिर पदार्थ की स्मृति होती है तो उन स्मृत जो पदार्थ हुए, उपस्थित जो पदार्थ हुए, उनके संबंध का ज्ञान और अथवा संबंध सहित पदार्थों का ज्ञान, इसको शाब्दबोध या शाब्दी प्रमा कहते हैं। और संस्कार के उद्बोधक 3 बताए थे, एक तो हुआ संबंधी का ज्ञान, दूसरा है सादृश्यता का ज्ञान और तीसरा बताया था चिंतन। तो पद के ज्ञान से पदार्थ की स्मृति होती है, वह कारण है क्या, संबंध का ज्ञान। पदों का अपने अर्थों के साथ संबंध है, उस संबंध को कहते वृत्ति, ठीक है। और पदों को सुनकर पदार्थों की स्मृति उस व्यक्ति को होती है जिसको पदों का जो अर्थों के साथ वृत्ति रूप संबंध है उसका ज्ञान जिसको रहता है। संबंधी ज्ञान में से एक का ज्ञान रहे एक का न रहे तो उससे दूसरे की स्मृति होती नहीं है, संबंध का ज्ञान अवश्य है। और पदों का अर्थों के साथ संबंध क्या है, उसका नाम क्या है, वृत्ति। बताया था ना, पद और अर्थ का जो आपस में संबंध, उसको कह दिया था क्या, वृत्ति। और वो वृत्ति भी अब कितने प्रकार की है वो बताना। तो अभी तक जो बताया था वो वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु है, ये निर्णय हुआ। वृत्ति सहित पद का ज्ञान क्या करता है, पदार्थ की स्मृति करा देता है। वृत्ति सहित, वृत्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, पद अमुक किस पद का किस अर्थ के साथ संबंध है, इस बात का यदि ज्ञान नहीं है तो केवल पद के साक्षात्कार से पदार्थ की स्मृति होती नहीं है। उदाहरण दिया था, पिता को देखकर पुत्र की, पुत्र को देखकर पिता की स्मृति होती है, किंतु पुत्र को देखकर उसके पिता की स्मृति उस व्यक्ति को होगी जिसको उस पुत्र का उस पिता के साथ संबंध ज्ञात रहेगा। अर्थात जन्य जनक भाव संबंध का ज्ञान जिसको है उसको ही एक को देखकर दूसरे की क्या होती है, स्मृति। उसी प्रकार वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का कारण है। वृत्ति मतलब संबंध, किसका किसके साथ, पदों का अर्थों के साथ जो संबंध, उसका नाम क्या है, वृत्ति। तो अमुक पद का अमुक अर्थ होता है ऐसा ज्ञान पहले जिसको है उसको ही उस पद को सुनकर उस पदार्थ की क्या होगी, स्मृति होती है, ठीक है। तो चलिए, तो आगे सो वृत्ति 2 प्रकार की है। वृत्ति से पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का कारण है। वो वृत्ति कितने प्रकार की है, 2। कौन कौन, एक शक्ति रूप वृत्ति है और दूसरी लक्षणारूप वृत्ति है। न्याय मत में अब शक्ति क्या है भाई वो बताओ पहले, तब शक्ति रूप वृत्ति समझ में आएगी। तब बता रहे हैं न्याय मत में ईश्वर की इच्छा रूप शक्ति है। न्याय मत में शक्ति क्या है,
ईश्वर की इच्छा। मतलब क्या? अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध लोगों को हो जावे, इस प्रकार की जो ईश्वर की इच्छा, उसका नाम है शक्ति। किनके यहाँ? न्याय मत में, नैयायिकों के यहाँ। वही दे रहे हैं। न्याय मत में ईश्वर की इच्छा रूप शक्ति। फिर मीमांसा के मत में मतलब शक्ति का निरूपण, शक्ति की व्याख्या, शक्ति का स्वरूप हर दार्शनिकों के यहाँ भिन्न भिन्न है। तो नैयायिकों के यहाँ तो बता दिया ईश्वर की इच्छा ही क्या है? शक्ति। किस प्रकार की ईश्वर की इच्छा? अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध लोगों को होवे, इस प्रकार की जो ईश्वर की इच्छा, उसका नाम क्या है? शक्ति। और मीमांसा के मत में शक्ति नाम कोई भिन्न पदार्थ है, कोई अलग ही पदार्थ है शक्ति नाम का। किनके मत में? मीमांसा के मत में। दो हुए। आगे व्याकरण के मत में और पातंजल के मत में वाच्यवाचक भाव का मूल जो पद और अर्थ का तादात्म्य संबंध, सोई शक्ति है। ठीक है ना? व्याकरण के मत में और पातंजलि मुनि के मत में क्या है भाई? तो वाच्यवाचक भाव, पद और अर्थ का संबंध वाच्यवाचक भाव संबंध होता है, किंतु वो क्यों होता है? उसका भी मूल है पद और अर्थ का तादात्म्य, अभेद। तो देखो पातंजल मत में वाच्यवाचक भाव का मूल जो पद, आगे क्या है? पद और अर्थ का है ना, दोनों के बीच में एक शब्द लिखिए, पद और अर्थ का, और शब्द लिखना है। जो पद और अर्थ का तादात्म्य संबंध, पद और अर्थ, जैसे घट पद है और उसका अर्थ क्या? कंबुग्रीवादिमान वस्तु जिसमें पानी भरते हैं, मटका, उनका संबंध क्या है? तादात्म्य। और तादात्म्य है दोनों का, पद और अर्थ का, इसलिए दोनों में वाच्यवाचक भाव होता है। तो वाच्यवाचक भाव का मूल कौन हुआ? तादात्म्य संबंध। और वही तादात्म्य संबंध क्या है? शक्ति। तादात्म्य संबंध क्या है? भेद सहित अभेद। पद और अर्थ, इनका पूरा भेद भी नहीं, पूरा अभेद भी नहीं। पूरा अभेद मानेंगे तो घट में पानी भर सकते, घट इस पद में नहीं, बराबर है कि नहीं? पूरा अभेद भी नहीं। अग्नि और अग्नि का अर्थ, तो अग्नि रूप अर्थ दाह करता है, उस प्रकार अग्नि शब्द भी दाह करेगा यदि अत्यंत अभेद मानेंगे तो। किंतु अग्नि शब्द उच्चारने के बाद उच्चारणकर्ता को दाह होता है क्या? जीभ जलती है क्या? नहीं। अर्थात क्या नहीं? अत्यंत अभेद नहीं, अत्यंत भेद भी नहीं है। यदि अत्यंत भेद मानेंगे पद और अर्थ का, तो घट पद से अत्यंत भिन्न ऐसा जो मड़का, उसका बोध होता है, उस प्रकार घट पद से अत्यंत भिन्न जो पट, उसका भी बोध होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब अत्यंत भेद भी नहीं है, अत्यंत भेद भी नहीं है। भेद से भेद यही है क्या? तादात्म्य। तो तादात्म्य संबंध ही शक्ति है। पद और अर्थ का जो आपस में तादात्म्य संबंध, वही शक्ति है। ऐसा किसका मत? व्याकरण और पातंजलि। ठीक है, देखो भाई, मूल जो पद और अर्थ का तादात्म्य संबंध, सोई शक्ति है। और विचार सागर में योग्यतारूप शक्ति व्याकरण के मत से लिखी है। विचार सागर में व्याकरण के मत के अनुसार शक्ति लिखी है। क्या? योग्यता। क्या योग्यता? अमुक पद में अमुक अर्थ का ज्ञान कराने की क्या है? योग्यता है। और वो योग्यता ही शक्ति है। किंतु वो किसका मत बताया था? व्याकरण का। और फिर कोई शंका करेगा, अभी तो तुमने व्याकरण और पातंजलि के मत में बताया था कि तादात्म्य शक्ति है, तादात्म्य संबंध ही शक्ति है। और विचार सागर में तो बताया फिर योग्यत्व रूप शक्ति है। फिर तो भेद हुआ ना। जिन व्याकरण का मत यहाँ पर बता रहे हो, वही व्याकरण के मत अनुसार वह शक्ति बताइए। फिर वह विचार सागर में जो शक्ति बताई वह योग्यता रूप शक्ति, और यहाँ बताई जा रही हो तादात्म्य रूप शक्ति। तो पूर्वोत्तर विरोध होगा कि नहीं? क्योंकि ग्रंथकर्ता दोनों का एक ही है, विचार सागर और वृत्ति प्रभाकर, तब बता रहे हैं। और विचार सागर में योग्यता रूप शक्ति व्याकरण के मत से लिखी है। अर्धविराम सो भूषणकार का मत है। व्याकरण में भी तो बहुत आचार्य हैं, सभी का एक मत थोड़ी है। तो वो जो विचार सागर में योग्यता रूप शक्ति लिखी है वह भूषणकार, भूषण नाम का कोई ग्रंथ है, भूषणकार का मत है। क्या हुआ?
व्याकरण भूषण सार कोई अलग भी होगा। ये भूषण है तो भूषणकार का मतलब भूषण ग्रंथ है कोई। इसके लेखक है नारायण भट्ट। कौन है? नारायण भट्ट। चलिए, सो भूषणकार का मत है। और व्याकरण के मंजूषा ग्रंथ में, व्याकरण का और एक ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ है, उसमें से मंजूषा एक ग्रंथ है, ठीक है ना। और ये मंजूषा ग्रंथ के लेखक कौन है? नागोजी भट्ट, ठीक है। चलिए, व्याकरण के मंजूषा ग्रंथ में योग भाष्य की रीति से, योग भाष्य के अनुसार वाच्यवाचक भाव का मूल तादात्म्य संबंध ही शक्ति कही है। वाच्यवाचक भाव का मूल कौन है? तादात्म्य संबंध। ये तादात्म्य संबंध ही क्या है? शक्ति कही है। और क्या आगे? आ है ना, आ दो मात्रा देना है ऊपर, और अद्वैत सिद्धांत में सारे अपने कार्य करने की सामर्थ्य शक्ति। वेदांत मत के अनुसार शक्ति क्या चीज है? सामर्थ्य। किसी भी चीज में शक्ति है मतलब क्या? उस कार्य करने का सामर्थ्य है। तंतु में सामर्थ्य है पट बनाने का, पट बनने का, है कि नहीं? वही तंतु की क्या है? शक्ति है नहीं? पट घट पद में सामर्थ्य है अपने अर्थ का ज्ञान करा देने का, वो सामर्थ्य उस पद की क्या है? शक्ति। और अद्वैत सिद्धांत में सारे सभी जगह अपना कार्य करने की सामर्थ्य क्या है? शक्ति है। जैसे उदाहरण, तंतु में पट करने की सामर्थ्य रूप शक्ति है। तंतु में क्या है? शक्ति है। क्या शक्ति है? पट बनाने का सामर्थ्य। तंतु में क्या है? भाषा ततुम हो है ना। तंतु में पट करने की सामर्थ्य रूप शक्ति है। वन्नी में दाह करने की जो सामर्थ्य सो शक्ति है। वन्नी में जलाता है कि नहीं? वन्नी दाह करना यही उसका क्या है? सामर्थ्य है, वही उसकी शक्ति है। वन्नी में दाह करने की जो सामर्थ्य सो शक्ति है। तैसे उस प्रकार पदन में अपने अर्थ के ज्ञान की सामर्थ्य शक्ति है। उस प्रकार पदों में क्या है? शक्ति। क्या शक्ति? अपने अर्थ का ज्ञान करा देना, ये शक्ति। तैसे पदन में अपने अर्थ के ज्ञान की सामर्थ्य शक्ति है। लग गया? परंतु इतना भेद है। क्या अंतर है भाई? वन्नी आदि पदार्थन में जो सामर्थ्य रूप शक्ति है, शक्ति अर्धविराम, ताके ज्ञान की अपेक्षा नहीं। वन्नी में क्या है? सामर्थ्य है। वन्यादि पदार्थ में क्या है? सामर्थ्य। क्या सामर्थ्य? दाह करने का सामर्थ्य है कि नहीं? वही उसकी शक्ति है। अग्नि की शक्ति क्या है? दाह करना। किंतु अंतर क्या है? वन्यादि पदार्थ में जो सामर्थ्य रूप शक्ति है, ताके ज्ञान की अपेक्षा नहीं। किसी को ज्ञान हो कि वन्नी जलाता है तो भी उसके हाथ पर यदि वन्नी रखेंगे, विस्फुलिंग रखेंगे, दाह होगा। और जिसको ये पता ही नहीं वन्नी क्या चीज है, दाह करता है नहीं करता, कुछ भी पता नहीं है, अज्ञान, वो व्यक्ति भी यदि उस अंगारे को छुएगा तो क्या होगा? दाह होगा। अर्थात उसके शक्ति का ज्ञान हो चाहे न हो, वो अपना कार्य करेगी। किंतु शब्दों का वैसा नहीं है। शब्द में भी अपना अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य है शब्दों में, किंतु उस जिसको पहले ज्ञान है कि इस पद की संबंध किस अर्थ के साथ है, तभी वो पद उस अर्थ का क्या कर देता है? ज्ञान कर देता है। और जिसको ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान कराता नहीं। यह अंतर है। परंतु इतना भेद है, वन्यादिक पदार्थन में जो सामर्थ्य रूप शक्ति, ताके ज्ञान की अपेक्षा नहीं। शक्ति ज्ञात होवे अथवा अज्ञात होवे, शक्ति मालूम पड़े चाहे ना पहले इस वस्तु में है, जैसे वह अग्नि में अंगार करने की, दाह करने की शक्ति है, ये ज्ञात हो चाहे ज्ञात न हो। शक्ति ज्ञात होवे अथवा अज्ञात होवे, दोनों स्थान में वन्य आदिकन से दाहादिक कार्य होवे है। वन्य आदिक के द्वारा क्या होगा? दाह होगा ही। अधिकन से दाहादिक कार्य होवे है। लगा इतना? आगे क्या है? और को खोड़कर लिखी वहां पर परंतु। आगे परंतु पद की शक्ति का ज्ञान होवे तब तो अर्थ की स्मृति रूप कार्य होवे। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान रहेगा, पद की शक्ति का ज्ञान, अमुक पद की अमुक अर्थ में शक्ति है, पहले से जान लिया है, ऐसी स्थिति में जब उसको शब्द सुनाई देता है तब उस शब्द से उस अर्थ की क्या होती है? स्मृति होती है, ज्ञान होता है। परंतु पद की शक्ति का ज्ञान होवे तब तो अर्थ की स्मृति रूप कार्य होवे। शक्ति का ज्ञान होवे नहीं तब स्मृति रूप कार्य होवे नहीं।
शक्ति का ज्ञान रहेगा तब स्मृति होगी, शक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा तो पद को सुनने के बाद भी उन पदों के अर्थ की स्मृति नहीं होगी। शक्ति का ज्ञान होवे नहीं तब स्मृति रूप कार्य होवे नहीं याते, इसलिए पद की सामर्थ्य रूप शक्ति ज्ञात होवे तब पदार्थ की स्मृति रूप कार्य होवे। लग गया? पद का क्या चाहिए? सामर्थ्य रूप शक्ति का ज्ञान चाहिए तब पदार्थ की क्या होती है? स्मृति रूप कार्य होवे। लग गया इतना? आगे शंका, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि जहां अतीत पद की स्मृति होवे ता पद के स्मरण रूप ज्ञान ते अर्थ की स्मृति होवे है, सो नहीं हुई चाहिए। ठीक है? क्या क्यों? अभी ऊपर क्या कहा? पद क्या करता है? अर्थ की स्मृति करा देता है, बराबर। किंतु समझ लीजिए अभी वर्तमान कालीन पद नहीं है, पद कैसा है? अतीत, नष्ट हुआ है, अभी तो है ही नहीं, किंतु स्मरण हो गया उसका पद का, तो उस स्मरण रूप ज्ञान से अर्थ की क्या नहीं होनी चाहिए? स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पद कैसा हुआ है? नष्ट है ना, नष्ट हुआ है ना। उदाहरण, जैसे किसी ने कोई मजाक की और उसको 2 दिन 4 दिन हो गए, फिर अकेले में बैठा था या अकेला बैठा था, उस वाक्य का स्मरण हुआ, ऐसा ऐसा उसने कहा था, हंसने लगा, है कि नहीं? तो पद कैसे वहां पर? अतीत। तो अतीत पद की स्मृति हो गई, उससे भी क्या होता है? पदार्थ की स्मृति होती है, तभी तो कार्य हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हंसना विसना आदि, वो नहीं होना चाहिए। पंक्ति देखिए, जहां अतीत पद की, भूतकालीन पद की, नष्ट पद की स्मृति होवे ता पद के स्मरण रूप ज्ञान ते अर्थ की स्मृति होवे है। स्मृति रूप ज्ञान से भी क्या होता है? अर्थ का स्मरण, सो नहीं हुई चाहिए। काहे ते? क्यों? सामर्थ्य रूप शक्ति वाले पद का ध्वंस हो गया है, क्योंकि आपने क्या क्या ऊपर? किस पद का ज्ञान चाहिए? सामर्थ्य, है कि नहीं? जिस पद में जिस अर्थ का बोध कराने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य सहित पद का क्या चाहिए? ज्ञान। अभी क्या है? सामर्थ्य रूप पद तो नष्ट हुआ है, पद है ही नहीं, स्मरण केवल हो रहा है पद का, तब उस पद से, उस स्मरण से, पद के स्मरण से अर्थबोध किंवा उस अर्थ स्मृति नहीं होनी, अर्थ की स्मृति नहीं होनी चाहिए, जबकि होती है। काहे ते? सामर्थ्य शक्ति वाले पद का ध्वंस हो गया है, याते अर्थ की स्मृति का हेतु जो पद, अर्थ की स्मृति के लिए कारण कौन माना है? पद, है कि नहीं? तो कार्य कौन है? स्मृति। और कार्य के अव्यवहित पूर्व में चाहिए कारण, कारण कौन है यहाँ? पद। तो अव्यवहित पूर्व में कारण पद रहेगा तब तो उससे मान सकते अर्थ की स्मृति, किंतु पद तो बहुत पीछे नष्ट हुआ है, उसका केवल अभी स्मरण हुआ, तो उससे फिर क्या नहीं होना चाहिए? स्मृति पदार्थों की नहीं होनी चाहिए। भले वहां पर भी पद का स्मृति रूप ज्ञान है, किंतु पद है क्या? और आपने पदार्थ की स्मृति के लिए कारण कौन माना? पद, है कि नहीं? क्या माना है? पद, वृत्ति सहित पद, पद का ज्ञान चाहिए, पद तो है नहीं ना वहां पर। ये बात सामर्थ्य रूप शक्ति वाले पद का ध्वंस हो ही गया, या ते अर्थ की स्मृति का हेतु जो पद, बराबर है, अर्थ की स्मृति के लिए कारण कौन है? पद, ता का अभाव है, अतः पदार्थ की स्मृति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, उत्तर दे रहे, समाधान। मीमांसा के मत में सारे पद नित्य है। मीमांसा की दृष्टि से उत्तर देंगे तो कोई पद अनित्य नहीं, सभी पद कैसे? नित्य है। बोलेंगे कैसे नित्य? अभी मैंने बोला एक शब्द, थोड़ी देर के बाद सुनाई नहीं दे रहा, नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ वो, है कि नहीं? सूक्ष्म रूप से में चला गया, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। लग गया कि नहीं? ये बात है उनकी। मीमांसा के मत में सारे पद नित्य है, तिनकी उत्पत्ति नाश होवे नहीं, या ते पद का ध्वंस बने नहीं। अतीत पद अतीत जाने का संभव ही नहीं है, क्योंकि पद कैसे सब नित्य है, तो पद का ध्वंस बने नहीं। और जो पदन को अनित्य माने, तो पद को नित्य मानने वाले के मत में यह शंका संभव नहीं है। किंतु जो लोग पद को नित्य न मानकर अनित्य मानते हैं, नष्ट होने वाले मानते हैं, उनकी या क्या संगति? तो बता रहे। और जो पदन को अनित्य माने तो यह समाधान है क्या? पदार्थ स्मृति की सामर्थ्य पद में नहीं, किंतु पद ज्ञान में
पदार्थ की स्मृति की शक्ति है। बघा थोड़ा बदल कर दिया। पहले क्या माना, पद में ही सामर्थ्य है अपना अर्थ का ज्ञान कराने का। फिर शंका हुई, पद में सामर्थ्य तो पद रहा नहीं, पद तो अतीत गया, भूतकाल में गया, नष्ट हो गया, फिर स्मृति नहीं होनी चाहिए पदार्थ की, है कि नहीं? स्मरण रूप, पद के स्मरण रूप ज्ञान से, क्योंकि पद नहीं है ना, और पद में सामर्थ्य मानते तू। अब बदल दिया थोड़ा सा, पद में नहीं है सामर्थ्य, अपने अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य पद में नहीं है, पद के ज्ञान में है। फिर उस पद का ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे स्मृति रूप हो। जहां पद अतीत है, नष्ट हो गया है, शब्द नष्ट हो गया है, वहां पर भी पद का ज्ञान है, क्योंकि स्मृति रूप ज्ञान है पद का। अतः अर्थ की क्या होती है, स्मृति, वही कह रहे। और जो पदन को अनित्य माने तो यह समाधान है, पदार्थ स्मृति की सामर्थ्य पद में नहीं, किंतु पद ज्ञान में पदार्थ की स्मृति की शक्ति है। पदार्थ का स्मरण कराने की शक्ति किसमें, पद के ज्ञान में। जहां पद का धूस हुआ, मिला है या है ना, वहां पर भूल गया छापने का, जहां पद का ध्वंस हुआ है, पद नष्ट हो गया है, तहा भी पद का स्मरण रूप ज्ञान है। वहां भी है क्या, पद का स्मरण रूप ज्ञान है। पद का स्मरण हुआ तभी तो पदार्थ की स्मृति हो रही ना, ज्ञान नहीं है क्या वहां पर, है पद नहीं है किंतु ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, स्मृति रूप ज्ञान। ये तो कहा नहीं पद का ज्ञान प्रत्यक्ष चाहिए या पद का ज्ञान स्मृति रूप चाहिए, कैसा भी हो, पद का ज्ञान अर्थ का क्या करा देता है, स्मरण करा देता है। पद ज्ञान में सामर्थ्य, पद में नहीं। ताहा भी पद का स्मरण रूप ज्ञान है। जहां वर्तमान पद है तहा पद का श्रवण साक्षात्कार ज्ञान है। जहां वर्तमान काल में पद है वहां पर भी पद का ज्ञान है, किंतु वो कैसा, श्रवण साक्षात्कार, श्रोत्र इंद्रिय से हुआ साक्षात्कार, प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्ष है, वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान है। जहां वर्तमान पद है तहा पद का श्रवण साक्षात्कार ज्ञान है। लग गया ना जी। ता ज्ञान में पदार्थ की स्मृति की सामर्थ्य है। ता ज्ञान में, उस ज्ञान में, कौन सा ज्ञान, जो कि शब्द का प्रत्यक्ष हुआ है, उस ज्ञान में पदार्थ की स्मृति की सामर्थ्य। पदार्थ का क्या कर देता है वो ज्ञान, स्मरण। हाँ, तो स्मृति की सामर्थ्य है, सोई शक्ति है। या पक्ष में शक्ति वाला पद नहीं, किंतु पद का ज्ञान है। अभी बताया ना, पद शक्ति वाला नहीं है, कौन नहीं, पद का ज्ञान। या पक्ष में शक्ति वाला पद नहीं किंतु पद का ज्ञान है। यह पक्ष गदाधर भट्टाचार्य ने शक्तिवाद ग्रंथ में ज्ञान शक्तिवाद करके लिखा है कि नहीं। ज्ञान में शक्ति, पद के ज्ञान में शक्ति है। यह पक्ष किसने लिखा है, गदाधर भट्टाचार्य ने। कहा लिखा है, शक्तिवाद ग्रंथ में। यह पक्ष गदाधर भट्टाचार्य ने शक्तिवाद ग्रंथ में ज्ञान शक्तिवाद करके कह लिखा है, ज्ञान शक्तिवाद। इस रीति से पद की सामर्थ्य व पद के ज्ञान की सामर्थ्य शक्ति कही है। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ, पद में सामर्थ्य है एक बात, अथवा पद के ज्ञान में क्या है, सामर्थ्य। क्या सामर्थ्य, अपने अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य क्या है, शक्ति। इस रीति से पद की सामर्थ्य व पद के ज्ञान की सामर्थ्य शक्ति कही है। लग गया। दूसरे पक्ष में भी पद शक्ति वाला है। जिन लोगों ने पद के ज्ञान में सामर्थ्य नहीं माना, उनके मत में पद सामर्थ्य वाला है, पद शक्ति वाला है। दूसरे पक्ष में पद शक्ति वाला है। इस व्यवहार की सिद्धि वास्ते पद का धर्म शक्ति अपेक्षित होवे। पद का धर्म मानना पड़ता है, कौन, शक्ति। सिद्धि वास्ते पद का धर्म कौन, शक्ति अपेक्षित होवे। तो जिस पद का ज्ञान जिस अर्थ की स्मृति में समर्थ होवे, तिस पद की तिस अर्थ में शक्ति गई है कि नहीं। क्या क्या, जिस पद का ज्ञान जिस अर्थ की स्मृति में क्या है, समर्थ है, तो तिस पद की तिस अर्थ में क्या है, फिर शक्ति। घटाइए उसको, जिस पद का घट पद का ज्ञान जिस अर्थ की स्मृति में, घटादि कंबुग्रीवादिमान अर्थ की स्मृति में समर्थ है, इसलिए तिस पद की घट पद की, तिस अर्थ में कंबुग्रीवादिमान अर्थ में क्या है, शक्ति कही है। हो गया जी, ये हो गया शक्ति, शब्दों की शक्ति का विवेचन हुआ, बराबर। अब शाब्दी प्रमा की रीति पूर्वक शक्ति विषय विवाद। कुछ लोग हैं क्या कहते हैं, शाब्दी प्रमा की रीति, शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली जो शाब्दी प्रमा,
उनकी रीत पद्धत सरणी प्रक्रिया क्या है वो बता रहे अभी। और शक्ति के बारे में विवाद भी बताएंगे। शाब्दी प्रमा की रीति पूर्वक शक्ति विषय विवाद, शक्ति के बारे में विवाद। चलिए, इस रीति से शक्ति सहित पद ज्ञान थे। पदार्थ की स्मृति हो, पदार्थ की स्मृति होती है किससे? पद के ज्ञान से, पद से नहीं, पद के, किंतु वो पद का ज्ञान भी कैसा चाहिए? शक्ति सहित, है कि नहीं? इस रीति से शक्ति सहित पद ज्ञान थे पदार्थ की स्मृति होवे। जितने पदार्थन की स्मृति होवे उतने पदार्थों के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित सकल पदार्थन का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान कहिए, ताही को शाब्दी प्रमा कहे। शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली शाब्दी प्रमा वो क्या है? तो बता रहे, इस पंक्ति में बताया। जितने पदार्थन की स्मृति होवे, वाक्य बोला किसी ने, है कि नहीं? वाक्य बोला, क्या वाक्य बोला? उदाहरण, दशरथ का पुत्र राम 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण के सहित का वन में गए थे। वाक्य हुआ कि नहीं? बहुत सारे पद है। तो सबसे भी क्या पहले क्या होता है? पद से या पद के ज्ञान से उस अर्थ की स्मृति। जैसे दशरथ शब्द का उच्चारण हुआ, सुना, तो उस पद से या पद के ज्ञान से उस राम जी के पिता जो दशरथ जी, उनका क्या होगा? स्मरण, बराबर। फिर दशरथ के पुत्र पद का अर्थ, उसका स्मरण होगा। सभी उस पद के अर्थ का क्या होता है? स्मरण। तो दशरथ जी का पुत्रत्वेन राम जी का, फिर लक्ष्मण जी का, सीता जी का, है कि नहीं? वन जंगल जाने का, गमन क्रिया का क्या हुआ? स्मरण। उस पद से या उस पद के ज्ञान से उस अर्थ की क्या हुई? स्मृति। तो जितने पद की स्मृति हुई, जितने पद उपस्थित हुए, उन सभी पदार्थों के संबंध का ज्ञान, यही है वाक्यार्थ ज्ञान। इसी को कहते शाब्दी प्रमा। बात समझ में आई? उपस्थित पदार्थों के संबंध का ज्ञान। क्यों? वहां संबंध सहित पदार्थ का ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? शाब्दी प्रमा, वाक्यार्थ। जैसे अभी वाक्य उच्चारण हुआ, वो उस अर्थ का स्मरण हुआ, फिर एक कुल मिलाकर अर्थ समझ में आया। क्या? कि दशरथ के पुत्र राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जंगल में चले गए, है कि नहीं? तो संबंध का ज्ञान हुआ। दशरथ का पुत्र राम, दशरथ जी का संबंध, पुत्र संबंध राम के साथ, है कि नहीं? फिर राम का जी का सहकारी संबंध किसके साथ? लक्ष्मण जी। फिर पत्नी सीता जी। फिर वो तीनों मिलकर फिर चले गए का जंगल में। तो संबंध सहित पद का या संबंध सहित पदार्थ का या पदार्थ के संबंध का ज्ञान, इसको ही कहते हैं क्या? शाब्दी प्रमा, है कि नहीं? देखिए, जितने पदार्थन की स्मृति हो उतने पदार्थों के संबंध का ज्ञान अथवा संबंध सहित सकल पदार्थन का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान कहिए, ताई को शाब्दी प्रमा कहिए। उदाहरण देकर बता रहे, जैसे नीलो घट, वाक्य, छोटा सा वाक्य, नीलो यह वाक्य है। तामे चारी पद है। पद कितने? 4, बराबर। व्याकरण की दृष्टि से 2 पद है, अन्य शास्त्रकार के नैयायिकों की दृष्टि से 4 पद है। तामे चारी पद है। नील पद है, ओकार पद है, नीलो ओकार है कि नहीं? ओकार पद है, घट पद है, और घट के आगे क्या है? विसर्ग पद है। और नीलत्व, नील रूप विशिष्ट में नील पद की शक्ति है। किस पद की शक्ति कहाँ है? तो नील रूप से विशिष्ट जो पदार्थ घट आदि, उसमें शक्ति है किसकी? नील पद की। नील रूप विशिष्ट में नील पद की शक्ति है। ओकार पद निरर्थक है। ओकार पद का कुछ अर्थ नहीं है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष में अर्थ बताएंगे। ओकार पद निरर्थक है, यह वार्ता व्युत्पत्तिवादादि ग्रंथन में स्पष्ट है। अथवा ओकार पद अभेद अर्थ है। ओकार पद का क्या अर्थ है? नीलो घट, नीलाभिन्न घट। ओकार का अर्थ कर दिया अभेद, नील से अभिन्न ऐसा घट। अथवा ओकार पद का अभेद अर्थ है। लग गया? फिर आगे आया घट, तो घट पद की घटत्व विशिष्ट में क्या है? घट पद की शक्ति किसमें? घटत्व विशिष्ट घट में शक्ति है किसकी? घट पद की। घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति है।
और विसर्ग की एकत्व संख्या भी शक्ति। विसर्ग है ना आगे, वो क्या बताता है? एक घट, घटा ऐसा होता तो अनेक घट, किंतु घट एक कह दिया, अतः सु है वो, अतः एक अर्थ हुआ उसका। विसर्ग की एकत्व संख्या में शक्ति है। शक्ति का ज्ञान कोश व्याकरणादिकंते होवे। किस पद का शक्ति किसमें होती है, यह ज्ञान किससे होता है? हाँ, शक्ति का ज्ञान कोश से होता है। कोश ग्रंथ, अमर कोश आदि व्याकरण से भी होता है और लोक व्यवहार से भी होता है। क्या? शक्ति का ज्ञान सुन सुनकर लोगों से सुनते ना, पहले शुरू से तो माँ बाप से सुनते हैं, वे चलते घूमते फिरते सिखाते रहते हैं और इसको भी जानने की इच्छा रहती है। पिताजी ने बता दिया है कि नहीं, ये आम का पेड़ है, फिर याद तो रहता नहीं उस बालक को, पुनः पूछता है ये क्या है, ये क्या है। पुनः गया, थोड़ी देर के बाद याद है कि पुनः पूछेगा ये क्या है। फिर 2 4 10 बार हुआ तब उसको पक्का हो जाता है ये आम का पेड़ है। तो आम ये पद हुआ, उसका यह अर्थ है, शक्ति का ग्रह उसको हो गया व्यवहार से भी। ठीक है ना। चलिए, तो शक्ति का ज्ञान कोश व्याकरणादिकंते हो गए। नील पितादिक पदन की वर्ण में और वर्ण वाले में शक्ति है। नील ये पद है, उसकी शक्ति किसमें? वर्ण में। वर्ण मतलब वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वर्ण नहीं, रंग कलर, काला पीला नीला हीरा जाम है कि नहीं, ये सब। नील पितादिक पदन की वर्ण में वर्ण में, केवल वर्ण में शक्ति नहीं है, वर्ण में और वर्ण वाले में। वो वर्ण जिसके ऊपर है उसमें भी क्या होती है? शक्ति। वर्ण वाले में शक्ति है, यह कोश में लिखा है। और विसर्ग की एकत्व में एकत्व संख्या में क्या है? शक्ति। घट एक, नीलो घट मतलब एक घट है, तो विसर्ग की शक्ति कहाँ हो गई? एकत्व संख्या में क्या हुई? शक्ति। और विसर्ग की एकत्व संख्या में शक्ति है, यह व्याकरण ते जानी जावे है कि नहीं। घट घटो घटाह, तो घट सुना समझ लेते हैं हम लोग क्या एक घट है करके, क्योंकि प्रत्यय हुआ है सु, एक वचनी प्रत्यय, व्याकरण से समझ में आता है। हाँ, संख्या में शक्ति है, यह व्याकरण ते जानी जावे है। घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति है, यह व्याकरण ग्रंथ में और शक्तिवादादि तर्क ग्रंथ में लिखा है। घट पद की शक्ति किसमें? घटत्व विशिष्ट घट में। मठ पद की शक्ति मठत्व विशिष्ट मठ में। इस प्रकार घट पद की घटत्व विशिष्ट में शक्ति है, यह व्याकरण ग्रंथन में और शक्तिवादादि तर्क ग्रंथन में लिखा है। लगा। और न्याय सूत्र में गौतम ने यह लिखा है। न्याय सूत्र के रचयिता कौन? गौतम ऋषि। उन्होंने क्या लिखा वो बता रहे हैं। न्याय सूत्र में गौतम ने यह लिखा है, जाति आकृति व्यक्ति में सकल पदन की शक्ति है। कोई भी पद लीजिए, उसकी शक्ति न केवल जाति में है, न केवल आकृति में है, न केवल व्यक्ति में है। फिर कहा है शक्ति? जाति व्यक्ति आकृति तीनों में है। जैसे वृक्ष पद का उच्चारण किया तो वृक्ष पद की शक्ति कहा? वृक्ष इस व्यक्ति में भी है, वृक्षत्व जाति में भी है, और वृक्ष की जो अवयव उसमें भी है आकृति, है कि नहीं। देखिए भाई, जाति आकृति व्यक्ति में सकल पदन की शक्ति है। बोलेंगे आकृति क्या है? व्यक्ति समझ में आ गया। व्यक्ति मतलब केवल मनुष्य नहीं, पद का जो भी अर्थ है वो क्या होता है? व्यक्ति। जैसे घट पद है, व्यक्ति कौन हुआ? घट, घट अर्थ। जाति आकृति व्यक्ति में सकल पदन की शक्ति है। और सभी पदों की शक्ति 3 जगह, जाति व्यक्ति आकृति। आकृति क्या है? अवयव के संयोग को आकृति कहे हैं। आकृति की व्याख्या अवयव का संयोग। जैसे घट बना तो घट पद की शक्ति क्या है? घट व्यक्ति में है, घटत्व जाति में है, और घट के अवयव जो कपाल द्वय उसमें भी शक्ति है। किसकी? घट की। अवयव घट पद की शक्ति कहाँ का? घट व्यक्ति में 1, घटत्व जाति में 2, और अवयव मतलब आकृति मतलब अवयव का संयोग। 2 कपालों में नहीं, 2 कपालों का जो संयोग है, संयोग, उस संयोग को कह दिया आकृति। तो घटपद की शक्ति उस संयोग में भी है, अर्थात आकृति में है। घटपद की शक्ति घट व्यक्ति में है, और घटपद की शक्ति घटत्व जाति में। तीनों जगह हुई कि नहीं? चलिए, अवयव के संयोग को आकृति गए,
अनेक पदार्थ में रहे जो, अब जाति क्या चीज है, आकृति तो बता दिया, अवयव के संयोग को आकृति कही है, जाति और व्यक्ति क्या वो बता रहे हैं। अनेक पदार्थ में रहे जो नित्य एक धर्म सो जाति कही है। अनेक पदार्थों में जो नित्य है और एक है उसको क्या कहते हैं, जाति का लक्षण किया है ना सामान्य का, एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, एक हो नित्य हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहता हो उसको कहते हैं क्या, सामान्य अर्थात जाति। जैसे उदाहरण घटत्व जाति है, क्योंकि अनेक सभी घटों में रहती है, कौन, घटत्व जाति, अनेक पदार्थों में रहे और घट फूट भी जाता है टूट भी जाता है तो भी घटत्व टूटता फूटता नहीं, नित्य है, ठीक है ना। अनेक पदार्थ में रहे जो नित्य एक धर्म सो जाति गई है। जैसे अनेक घटन में नित्य और एक कौन है, घटत्व, अनेक घटों में रह रहा है और नित्य है कौन, घटत्व, अतः घटत्व क्या है, जाति। जैसे अनेक घटन में नित्य और एक घटत्व है सो जाति है, बराबर। जाति के आश्रय को व्यक्ति कहे, व्यक्ति अभी जाति का जो आश्रय, घटत्व जाति का आश्रय घट व्यक्ति है, वृक्षत्व जाति का आश्रय वृक्ष अतः वृक्ष व्यक्ति है, मठत्व जाति का आश्रय मठ व्यक्ति है, मनुष्यत्व जाति का आश्रय मनुष्य व्यक्ति है। इस प्रकार जाति के आश्रय को व्यक्ति कहे। यहाँ मत में घट पद की शक्ति कपाल संयोग सहित, कपाल का संयोग में भी है, अर्थात किसमें है, आकृति, अवयव के संयोग को क्या कहा था, आकृति, कपाल संयोग सहित घटत्व विशिष्ट घट में, घटत्व क्या है, जाति, और घटत्व जिसमें है वो कौन है, घट, वो क्या हुआ, व्यक्ति। वही देखिए या मत में घट पद की शक्ति कपाल संयोग सहित घटत्व विशिष्ट घट में है, बराबर। तो कपाल संयोग उसके ऊपर लिखे रखिए आकृति, घटत्व उसके ऊपर लिखिए जाति और घट में उसके ऊपर लिखिए व्यक्ति, ठीक है। चलो भाई, या मत में घट पद की शक्ति कपाल संयोग सहित घटत्व विशिष्ट घट में है और दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य के मत में, बराबर। दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य के मत में सकल पदन की व्यक्ति मात्र में शक्ति, मतभेद। अभी क्या बताया ऊपर, न्याय मत के अनुसार शक्ति का है, जाति व्यक्ति आकृति में शक्ति है, किसके मत में, नैयायिक मत में। और दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य के मत में सकल पद की शक्ति व्यक्ति मात्र में, केवल व्यक्ति में शक्ति है, जाति में भी नहीं आकृति में भी नहीं। ये किसका मत है, दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य मत में सकल पदन की व्यक्ति मात्र में शक्ति है, जाति और आकृति में नहीं। या मत में घट पद का वाच्य केवल व्यक्ति है, घट का पद का वाच्य कौन है, केवल व्यक्ति। घटत्व और कपाल संयोग घट पद के वाच्य नहीं, घटत्व जाति भी नहीं और कपाल का संयोग मतलब आकृति, उसमें भी शक्ति नहीं है, अतः घट पद का वो वाच्य नहीं, क्योंकि जिसमें शक्ति होती है वही उस पद का क्या होता है, वाच्य। घटत्व और कपाल संयोग घट पद के वाच्य नहीं, काहे थे, जिस पद की जिस अर्थ में शक्ति होवे तिस पद का स्व अर्थ वाच्य कहिए, ये नियम। जिस पद की जिस अर्थ में शक्ति, जैसे उदाहरण, जिस पद की घट पद की जिस अर्थ में घटात्मक अर्थ में शक्ति होवे तिस पद का घट पद का स्वार्थ घट अर्थ वाच्य कहिए, है कि नहीं। जिस पद की जिस अर्थ में शक्ति उस पद का वह अर्थ वाच्य हो गया इतना। और शक्य कहिए, वाच्य बोलिए, उसको एक पर्याय शब्द और है क्या, शक्य, वाच्य शक्य। केवल व्यक्ति में शक्ति है या ते केवल व्यक्ति वाच्य है कि नहीं। व्यक्ति किसमें, शक्ति किसमें, केवल व्यक्ति में, अतः किसके, पद की शक्ति किसमें, व्यक्ति में, अतः पद का वाच्य केवल व्यक्ति, यह अर्थ निकल आया। केवल व्यक्ति में शक्ति है या ते केवल व्यक्ति ही वाच्य है, लग गया जी, ये मत हो गया भाई। अब इस पर शंका की जा रही है, फिर वो शंका का क्या स्वरूप है और उसका क्या उत्तर है, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य